दोस्तों, इंसान अपनी ज़िंदगी में दो तरह की गलतियां करता है। एक जानबूझकर और दूसरा बिना जानबूझ के। जानबूझकर की गई गलतियां तो कतई माफ़ी के लायक नहीं होती हैं। अनजानी गलतियों को तो फिर भी माफ़ किया जा सकता है। इंसान अगर जानबूझकर गलती करता है तो सिर्फ उसे ही परेशानियां नहीं होती हैं, बल्कि उसके साथ साथ कई और लोगों की ज़िंदगी भी तबाह और बर्बाद हो जाती है। आज की कहानी में भी ऐसा ही कुछ होता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत लावाखेड़ा गांव की। इसी लावाखेड़ा गांव का रहने वाला है परमानंद। परमानंद की पत्नी का नाम है उर्मिला देवी। परमानंद के कुल 5 संतान हैं। परमानंद के दोनों बेटों का नाम है मनोज और गणेश। मनोज शादीशुदा है। मनोज की पत्नी का नाम है गीता। मनोज जो कि दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। परमानंद का भरा पूरा परिवार खुशहाल ज़िंदगी जीता है। लेकिन 27 जुलाई को परमानंद की तबीयत खराब हो जाती है, तो परमानंद अपनी बहू गीता के साथ इलाज कराने के लिए जाता है। लेकिन गीता जब अपने ससुर का इलाज कराने के लिए घर से निकलती है, उसके बाद दोनों ससुर और बहू वापस लौटकर घर ही नहीं आते हैं। इसलिए परमानंद का छोटा बेटा गणेश गीता के नंबर पर फ़ोन करता है, लेकिन अब गीता का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। गणेश जब अपने भाभी और पिता की काफ़ी तलाश कर लेता है, लेकिन दोनों का कहीं कुछ भी पता नहीं चलता है, और देखते ही देखते लगभग 2 हफ्ते का समय गुजर जाता है। 2 हफ्ते का समय जैसे ही गुजर जाता है, तो एक दिन 11 अगस्त को गीता अचानक अपनी ससुराल पहुंच जाती है। लेकिन गीता जब अपनी ससुराल जाती है, तो उसके साथ उसका ससुर परमानंद नहीं होता है। गणेश जब गीता से अपने पिता के बारे में पूछताछ करता है, तो गीता कहती है कि वो किसी रिश्तेदार के घर गए हैं। इतना बताने के बाद गीता अपनी ससुराल में लगभग 2 दिन तक रहती है, और गीता भी एक दिन अचानक कहीं गायब हो जाती है। गणेश जब गीता के नंबर पर फ़ोन करता है, तो घंटी तो जाती है, लेकिन गीता फ़ोन नहीं उठाती है। इसलिए गणेश को लगने लगता है कि शायद उसके पिता के साथ कहीं कोई अनहोनी घटना ना हो गई हो। जब परमानंद के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है, गीता भी फ़ोन नहीं उठा रही है, तो गणेश 21 अगस्त को नज़दीकी थाने में जाता है और परमानंद की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। पुलिस जब उससे परमानंद के बारे में पूछताछ करती है, तो गणेश पूरी कहानी बता देता है कि परमानंद उसकी भाभी के साथ इलाज कराने के लिए गए थे। गीता 2 हफ्ते बाद घर भी आई थी, लेकिन 2 दिन बाद उसकी भाभी भी अचानक कहीं गायब हो गई है। गणेश पुलिस को पूरी कहानी तो बताता ही है, साथ ही साथ पुलिस को गीता का नंबर भी दे देता है। पुलिस भी गीता को फ़ोन करती है। इस बार भी गीता फ़ोन नहीं उठाती है। जब लगातार पुलिस गीता को फ़ोन करने लगती है, तो इसी बीच एक बार गीता फ़ोन उठा लेती है। पुलिस जब गीता से पूछताछ करती है, तो गीता पुलिस वालों को झूठ बताती है। गीता खुद को कभी दिल्ली तो कभी मुंबई में होना बताती है। इसीलिए पुलिस को गीता के ऊपर कहीं ना कहीं शक ही नहीं, बल्कि यकीन भी होने लगता है। गीता जब लगातार पुलिस को चकमा और झूठ बोलने लगती है, तो इसलिए पुलिस गीता की लोकेशन का पता करने के लिए उसके मोबाइल की कॉल डिटेल निकालती है। कॉल डिटेल को जब पुलिस चेक करती है, तो पता चलता है कि गीता अपनी बहन ललिता और अपने जीजा प्रमोद के लगातार संपर्क में है। पुलिस को जैसे ही इस तरह की जानकारी हो जाती है, तो पुलिस गीता की बहन ललिता और उसके जीजा प्रमोद दोनों को थाने बुलाती है और दोनों से गीता के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देती है। पुलिस की पूछताछ में ललिता टूट जाती है और गीता का पूरा पता पुलिस को बता देती है। दरअसल ललिता बताती है कि गीता बरेली में ही एक किराए का कमरा लेकर अकेली रहती है। पुलिस को ललिता जैसे ही गीता का पता बता देती है, पुलिस 23 दिसंबर को बरेली शहर में जाती है और गीता को अपनी हिरासत में लेकर थाने आती है और गीता से उसके ससुर परमानंद के बारे में पूछताछ करती है। पूछताछ में पहले तो गीता इधर उधर की बात करती है,
लेकिन जैसे ही पुलिस अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है तो आखिरकार गीता अपनी सारी सच्चाई कबूल कर लेती है। गीता पुलिस वालों को बताती है कि उसके ससुर परमानंद की हत्या कर दी गई है। लेकिन गीता जब इस हत्याकांड की पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो इसे सुनने के बाद हर कोई एकदम से हैरान रह जाता है। दरअसल गीता के पिता का नाम है गंगाराम, जो कि फरीदपुर गांव का रहने वाला है। गीता का पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता था और बड़ी मुश्किल से 8वीं तक की पढ़ाई करती है। उसके बाद पढ़ाई छोड़ देती है। गीता जो कि दिखने में बेइंतहा खूबसूरत है और उतनी ही चंचल भी है। गीता को बचपन से ही लड़कों के जैसा शौक होता है और वो लड़कों के जैसे कपड़े ही नहीं पहनती है बल्कि लड़कों की तरह बाल भी रखती है। गीता जो मोटरसाइकिल भी चलाना जानती है और अक्सर मोटरसाइकिल से अपने गांव के लड़कों के साथ रेस भी लगाती है। जैसे ही गीता जवानी की दहलीज पर कदम रखती है तो गांव के कई लड़के गीता के पीछे पड़ जाते हैं। गीता भी कोई नासमझ तो थी नहीं। कई लड़के जब गीता के ऊपर लाइन मारना शुरू कर देते हैं तो गीता भी अपने कदमों को पीछे नहीं हटाती है बल्कि अपने ही गांव के कई लड़कों के साथ गीता का प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। प्रेम प्रसंग जब कई लड़कों के साथ शुरू हो जाता है तो गीता का अपने गांव के ही कई लड़कों के साथ अवैध संबंध भी हो जाता है। लेकिन ये सारी बातें छिपाए नहीं छिपती हैं और आखिरकार एक दिन ये सारी सच्चाई गीता के पिता गंगाराम को हो जाती है। गंगाराम को जैसे ही अपनी बेटी की करतूतों के बारे में पता चलता है तो गंगाराम अपनी बेटी को काफ़ी समझाने का प्रयास करता है, लेकिन गीता उसकी कोई बात नहीं मानती है। इसलिए गंगाराम अपनी बेटी की शादी करने के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश करना शुरू कर देता है और फिर लावाखेड़ा गांव का रहने वाला मनोज गंगाराम को मिलता है। मनोज को पसंद करने के बाद गंगाराम गीता की शादी मनोज से कर देता है। मनोज भी गीता के रूप में खूबसूरत पत्नी पाकर काफ़ी खुश होता है। धीरे धीरे 1 साल का समय गुजरता है तो गीता को एक बेटा पैदा होता है। लेकिन जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है तो मनोज को जिम्मेदारी का एहसास होने लगता है। इसलिए मनोज नौकरी की तलाश करने उधम सिंह नगर चला जाता है और उधम सिंह नगर में ही प्राइवेट कंपनी की नौकरी करने लगता है। मनोज जब पहली बार अपनी पत्नी से अलग होता है तो उसके बाद अपने काम में काफ़ी बिजी हो जाता है। लेकिन गीता पति के लिए परेशान हो जाती है। गीता को जब पति का सुख नहीं मिलता है तो वो इधर उधर ताक झाँक करने लगती है। तभी उसकी नज़र अपने ससुर परमानंद पर पड़ती है। दरअसल परमानंद ने भी जब पहली बार गीता को देखा था तो कहीं ना कहीं गीता की खूबसूरती देखकर उसकी नीयत भी गीता पर खराब हो गई थी। परमानंद जब भी घर में गीता को देखता था तो काफ़ी अजीब निगाह से देखता था। दरअसल परमानंद ने जानबूझकर मनोज को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाकर नौकरी करने के लिए उधम सिंह भेज दिया था। उसके बाद से परमानंद जब भी घर के भीतर जाता था तो गीता से जब भी कोई चीज़ मांगता था तो हाथों से लेने के बहाने गीता को छूने की कोशिश करता था। परमानंद जब बार बार गीता को छूने की कोशिश करता था तो गीता तो इस खेल की पहले से ही काफ़ी माहिर खिलाड़ी रही है। गीता को भी ये समझने में देर नहीं लगती कि परमानंद आखिर चाहता क्या है। इसलिए गीता भी खुद को नहीं रोक पाती है और ना चाहते हुए भी एक दिन गीता और परमानंद के बीच गीता के ही कमरे में अवैध संबंध बन जाता है। एक बार जब ये संबंधों का सिलसिला शुरू होता है तो फिर कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन दोस्तों, आपको तो पता ही है कि ये सारी बातें छिपाए नहीं छिपती हैं। आखिरकार एक दिन परमानंद की पत्नी परमानंद और गीता को बेहद ही आपत्तिजनक हालत में देख लेती है। गीता की सास जैसे ही इस तरह का नज़ारा देखती है तो गीता और परमानंद को काफ़ी समझाने का प्रयास करती है, लेकिन इसके बावजूद ना तो गीता कुछ समझने को तैयार थी और ना तो परमानंद अपने कदमों को पीछे हटाने के लिए तैयार था। इसलिए मजबूर होकर एक दिन गीता की सास मनोज को फ़ोन करती है और मनोज को पूरी सच्चाई बता देती है। मनोज को जब इस बात की जानकारी होती है तो कुछ दिन के बाद मनोज उधम सिंह से वापस अपने घर पर आता है और गीता को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है। लेकिन मनोज को जब लगता है कि गीता सुधरने वाली नहीं है
तो मनोज गीता को अपने साथ लेकर ऊधम सिंह नगर चला जाता है। लेकिन वहां जाने के बावजूद भी गीता की आदतों में कोई सुधार नहीं आता है। दरअसल मनोज जब अपने काम पर चला जाता है तो उसके जाने के बाद गीता अपने कमरे में ताला लगाकर दिन भर शहर में जहां तहां घूमती रहती है। घूमने के दौरान ही गीता की मुलाकात दो लड़कों से होती है, जिनमें से एक का नाम है अमित, जो कि जगतपुर का रहने वाला है, और दूसरा शेखर, जो कि आदर्श नगर का रहने वाला है। दरअसल गीता का एक साथ ही शेखर और अमित के साथ अवैध संबंध शुरू हो जाता है। शेखर और अमित गीता का हर तरह से खर्चा उठाना शुरू कर देते हैं। गीता इन दोनों के साथ अक्सर शहर में सिर्फ घूमने ही नहीं जाती थी, बल्कि बड़े बड़े होटलों में भी जाती है और साथ ही साथ इन दोनों के साथ फिल्म देखने भी जाती है। इस बात की जानकारी मनोज को नहीं होती है। गीता के ही पड़ोस में रहने वाला चंद्रकांत, जो कि पहले से ही शादीशुदा है, चंद्रकांत भी गीता की खूबसूरती को देखता है। क्योंकि वो गीता का पड़ोसी भी है, इसलिए चंद्रकांत अक्सर मनोज से बातचीत भी किया करता था। चंद्रकांत भी मनोज के घर आना जाना शुरू कर देता है। चंद्रकांत भी जब मनोज के घर बार बार आना जाना शुरू कर देता है तो गीता को समझने में देर नहीं लगती कि चंद्रकांत आखिर चाहता क्या है, और आखिरकार चंद्रकांत और गीता के बीच में भी अवैध संबंध शुरू हो जाता है। चंद्रकांत अक्सर गीता के साथ संबंध बनाने के लिए उसके घर जाने लगता है। एक दिन दोपहर के समय जब दोनों आपस में संबंध बना रहे होते हैं, उसी दौरान मनोज अपने काम से अपने घर पर आता है और दोनों को बेहद ही आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। ये नज़ारा देखने के बाद मनोज गीता की काफ़ी बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। लेकिन मार खाने के बाद भी गीता अपनी गलती को नहीं मानती है और इसके बावजूद मनोज से लड़ाई करने लगती है और कहती है कि जब मैं तुमको पसंद नहीं हो तो तुम मुझको तलाक दे दो। तलाक की बात सुनते ही मनोज एकदम से गुस्सा हो जाता है। मनोज कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमको तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि तुमको तो अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे अपनी इज्जत की परवाह है। इसलिए सामान बांधो, हम गांव चलते हैं। मनोज उसी दिन गीता को लेकर अपने घर चला आता है। लेकिन घर आने के बाद मनोज कुछ दिन तक अपने घर पर रहता है और दूसरी नौकरी की तलाश करने दिल्ली चला जाता है। इधर मनोज जब दिल्ली चला जाता है तो गीता फिर से चंद्रकांत से मुलाकात करना शुरू कर देती है। चंद्रकांत, जो कि मीरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोनेरा गांव का रहने वाला है। गीता अपनी ही ससुराल से बाइक लेकर बरेली शहर में चंद्रकांत से मुलाकात करने के लिए जाती है। दरअसल इसके बाद गीता का सिर्फ चंद्रकांत के साथ ही नहीं, बल्कि अमित और शेखर को भी अपनी ससुराल में ही बुलाने लगती है। ये बातें जब गीता के ससुर परमानंद को पता चलता है तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। परमानंद गीता को काफ़ी समझाता है। गीता को जब घर से निकलने में रुकावट पैदा करने लगता है तो गीता अपने ससुर से काफ़ी लड़ाई झगड़ा करने लगती है। गीता परमानंद से कहती है कि जब मैं अपने पति को कुछ नहीं समझती हूँ तो तुम क्या चीज़ हो। परमानंद के समझाने के बावजूद भी गीता चंद्रकांत से मिलने के लिए अक्सर बरेली शहर जाना शुरू कर देती है। परमानंद गीता के ऊपर काफ़ी दबाव डालने लगता है। जब गीता के ऊपर दबाव डालने लगता है तो ये बातें गीता को पसंद नहीं आती है। गीता को लगता है कि परमानंद उसके रास्ते का रोड़ा बन चुका है, इसलिए गीता अपने ससुर को ही इस दुनिया से हटाने का फैसला कर लेती है। गीता चंद्रकांत से अपने ससुर को इस दुनिया से हटाने की बात करती है। अपने ससुर को मारने की बात जैसे ही करती है तो चंद्रकांत भी गीता का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद गीता परमानंद से काफ़ी प्यार मोहब्बत से बात करने लगती है। इसी दौरान एक दिन परमानंद की तबीयत खराब हो जाती है। गीता अपने ससुर का इलाज करवाने के बहाने 27 जुलाई को अपने घर से निकलती है और सीधे चंद्रकांत के पास पहुंच जाती है। वहां परमानंद और चंद्रकांत की मुलाकात ही नहीं करवाती है, बल्कि अपने ससुर से झूठ बोलती है कि चंद्रकांत ने जो भी कुछ भी गलतियां किया है वो अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहता है। परमानंद भी गीता की बातों पर भरोसा कर लेता है। दोनों बरेली में चंद्रकांत के घर पहुंचते हैं। इधर चंद्रकांत अपने षड्यंत्र के तहत पहले से ही शराब की बोतलें खरीद कर रख लेता है। जैसे ही दोनों वहां पहुंचते हैं
तो परमानंद और चंद्रकांत दोनों एक साथ बैठकर शराब पीने लगते हैं। चंद्रकांत अपने षड्यंत्र के तहत परमानंद को काफ़ी ज़्यादा शराब पिला देता है। परमानंद जैसे ही नशे में चूर हो जाता है तो चंद्रकांत और गीता परमानंद का ही गमछा लेकर उसके गले में फंसाकर तब तक जोर से खींचते हैं जब तक परमानंद की मौत नहीं हो जाती है। परमानंद की जैसे ही मौत हो जाती है, इसके बाद गीता अपनी बाइक निकालती है, खुद चलाती है, पीछे चंद्रकांत बैठता है और बीच में परमानंद की लाश को लेकर इस तरह से बैठता है कि किसी को शक ही ना हो कि परमानंद इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। इसके बाद ये दोनों मिलकर परमानंद की लाश को लेकर सीधे भाखड़ा नदी के पास पहुंच जाते हैं और परमानंद की लाश को एक बोरी में भरते हैं और साथ ही साथ बोरी में काफ़ी मात्रा में ईंटें भी भर देते हैं और फिर परमानंद की लाश को नदी में फेंक कर वापस आ जाते हैं। लेकिन गीता जब वहाँ से वापस आती है तो 2 हफ्ते तक चंद्रकांत के साथ बरेली में उसके साथ ही रहती है। 2 हफ्ते के बाद 11 अगस्त को अपनी ससुराल जाती है। लेकिन परमानंद का सबसे छोटा बेटा गणेश जब अपने पिता को नहीं देखता है तो गीता से पूछताछ करता है, जिससे गीता को भी डर लगने लगता है कि कहीं वो एक दिन पकड़ी न जाए। इसलिए 2 दिन ससुराल में रुकती है और 2 दिन के बाद अपनी ससुराल छोड़कर फरार हो जाती है। वाकई में गीता जब इस हत्याकांड की पूरी कहानी पुलिस को बताती है तो पुलिस गणेश की तहरीर पर गीता के प्रेमी चंद्रकांत को भी अपनी हिरासत में लेकर आती है और दोनों आरोपियों को गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।